हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो सेशन में। और आज विकारी शब्दों का हम अंतिम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आपका क्रिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, क्रिया। ठीक है, विकारी शब्दों में हमने 4 प्रकार के विकारी शब्द देखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसमें हम क्रिया जो आज अंतिम प्रकार इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिया कहते किसको हैं? ठीक है, तो क्रिया के, या यूँ कह लीजिए, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द, कार्य के होने या करने का, ठीक है, कार्य के करने का या होने का बोध कराने वाली शब्द क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया कहलाते हैं। मूल रूप से संस्कृत भाषा में अगर हम शब्द देखें तो मूल भाषा के शब्दों में, तो मूल भाषा के जो धातु शब्द होते हैं या धातु रूप होते हैं, धातु रूप जैसे पढ़, लिख, बोल, है ना, कर, चल इत्यादि, जो ये मूल भाषा के शब्द होते हैं जिनको हम धातु रूप बोलते हैं। धातु रूप का मतलब एक रॉ मटेरियल है मूल भाषा में, संस्कृत भाषा में शब्दों को बनाने के लिए, जो जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसी तरीके से मूल भाषा में शब्दों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, उस तरीके से उसको हम धातु रूप बोल देते हैं। और उस धातु रूप में जब ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो ना प्रत्यय के जोड़ने से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, बोल प्लस ना बोलना, चल प्लस ना चलना इत्यादि। इस तरीके से जो शब्द है, तो पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपकी क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के एक जनरल से इंट्रोडक्शन में कार्य के होने का, करने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या मूल भाषा के धातु रूप पढ़, लिख, बोल इत्यादि शब्दों में ना प्रत्यय के जोड़ने से बने हुए शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के अब प्रकार को अगर हम देखते हैं, तो क्रिया के जब प्रकारों की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो क्रिया के हम देख सकते हैं, इसके प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो प्रकार में भी हम क्रिया के मुख्यतः 3 डिवीजन करते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और तीसरा यहाँ पर आ जाता है आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 3 भेद। तो यहाँ पर अगर हम देखें कर्म के आधार पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया में भी एक कर्मक एक कर्मक क्रिया, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी बहुकर्मक या द्विकर्मक। अब हिंदी में क्योंकि एक वचन और बहुवचन नहीं होते हैं, द्विवचन नहीं होते हैं, तो इसको हम कहीं भी कभी द्विकर्मक क्रिया के रूप में भी हम देख सकते हैं, और उसी को बहुकर्मक के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के ये 2 भेद। संरचना के आधार पर अगर देखें, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, है ना, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, अब संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर में क्या चीज, ये 5 प्रकार तो एज इट इज यहां पर भी रहते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया में, प्लस सहायक क्रिया, या यूं कह लीजिए सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया,
और सजातीय क्रिया। ये 3 टाइप और जब ऐड हो जाते हैं इन 5 टाइप्स में तो टोटल 8 टाइप प्रयोग के आधार पर क्रिया के हम बने हुए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 + 3 टोटल 8 टाइप। यहाँ पर हमने देखे 5 टाइप और यहाँ पर हमने देख लिए क्या, सकर्मक अकर्मक तरीके से हमने 2 टाइप। तो क्रिया के प्रकार में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिया के प्रकार में हम 5 प्रकार देखते हैं संरचना के आधार पर, 8 प्रकार देखते हैं प्रयोग के आधार पर, 2 प्रकार देखते हैं हम कर्म के आधार पर। ठीक है, अब बात करें अगर हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की, देखिए इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में। हमने बताया था कि कोई भी वाक्य अगर है तो एक कर्ता उसमें होगा, कर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिया तो जरूर होगी। अर्थात कर्ता और क्रिया तो जरूर होगी, कर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, दोनों वाक्य सही है और दोनों वाक्यों में हमारे को अंतर क्या मिला, मोहन पढ़ता है और मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक शब्द जो है वो कर्म के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कर्म के आधार पर या कर्म की प्रधानता के आधार पर क्रिया के 2 भेद। ठीक, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, ये किसी सामान्य से वाक्य में अगर हम देखते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देखिएगा अगर जब क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़े, कर्म के बजाय जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े तो उसे बोला जाता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, आई बात समझ में? जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े तो उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़ेगा, कर्ता पे। जैसे मोहन पढ़ता है, राम चलता है, ठीक है ना, सोहन गाता है। ठीक है, तो ये क्रियाएं हैं और इनका प्रभाव आप देख रहे हैं कि ये सीधे किस पर पड़ रहा है प्रभाव, इन क्रियाओं का कर्ता पर पड़ रहा है। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया क्या होंगी, जिसमें सकर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब कर्म की प्रधानता जिसमें होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म भी हो वो क्या कहलाएंगी, ये आपकी सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं, किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इन वाक्यों में ही, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये पढ़ना क्रिया का प्रभाव राम पर पड़ रहा है ज्यादा या पपुस्तक पे, तो आपका आंसर होगा कि राम पुस्तक पढ़ता है में जो पढ़ना क्रिया है, इस क्रिया का ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम खाता है, राम क्या खाता है, राम खाना खाता है। इसका मतलब जो ये कर्म है, इस कर्म पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे हम, सकर्मक क्रिया। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। एक वाक्य ये है, एक है अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, है ना। 3 वाक्य मैंने लिखे। बात कर रहा हूं मैं सकर्मक क्रिया की, तो ध्यान से देखिएगा। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म होगा, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा। तो सकर्मक क्रिया में भी हमने देखे हैं दो प्रकार, एक कर्मक और बहुकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है अगर मैंने कहा है
तो इसमें पढ़ना क्रिया है, पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म कितने हैं, एक। तो ऐसे वाक्य या ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जब एक वाक्य में एक से अधिक कर्म हो तो उन वाक्यों में, जब वाक्य में एक से अधिक कर्म हो तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, द्विकर्मक या बहुकर्मक। दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक, या एक से अधिक कर्म होने पर सीधे हम उसको बहुकर्मक क्रिया कह देते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापक कर्ता, छात्र कर्म, पढ़ाते हैं क्रिया। ठीक हो गया, पढ़ाना क्रिया, छात्र कर्म, अध्यापक कर्ता। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, एक क्रिया, एक कर्म, एक कर्ता, तो ये सकर्मक क्रिया का कौन सा, एक कर्मक हुआ। अगर मैंने बोल दिया अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। समझ में आई बात। तो अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो यहां पर ये एक कर्मक है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक किसे क्या पढ़ाते हैं, तो दो कर्म हो गए, किसे, छात्रों को, क्या, हिंदी। तो जब एक से अधिक कर्म हो तो वहां पर बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात यहां पर ही अगर दोनों वाक्य में देखें तो अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, यह आपका द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी या बहुकर्मक क्रिया कहलाएगी, जबकि अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं यह आपका एक कर्मक की क्रिया कहलाएगी। आई बात समझ में। तीसरा वाक्य मैंने लिखा है अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। देखिए, कभी भी जब भी सकर्मक क्रिया के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है या सकर्मक क्रिया के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें सदैव कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। याद रखिएगा इसको, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, इसका हमने वर्तमान काल क्या था, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं और अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इसमें हमने देखा कि जब भी वर्तमान काल के वाक्यों को, सकर्मक क्रिया के वाक्य अगर वर्तमान काल में हैं और उनका यदि भूतकाल बनाया जाए तो कर्ता के साथ हमेशा क्या होगा, ने का प्रयोग होगा। या यूँ कह लीजिए ये क्रिया वर्तमान काल की है, ये भूतकाल में अगर हम देखें तो वह क्रिया को जब हम भूतकालिक क्रिया के रूप में परिवर्तित करनी, ये वर्तमान कालिक क्रिया है, ये भूतकालिक क्रिया है। तो जब वर्तमान कालिक क्रिया को भूतकालिक क्रिया में बदला जाता है तो कर्ता के साथ सदैव ने का प्रयोग होता है, मार्केट। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है मित्रों कि जब भूतकाल का वाक्य अगर हो, सकर्मक क्रिया के वाक्य में अगर यदि भूतकाल का वाक्य हो तो वह कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग करके बनाया जाता है। दूसरी चीज क्या होगी कि वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग कभी नहीं होता है। याद रखिएगा इसको, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। इसमें आप ने का प्रयोग कीजिएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, गलत हो जाएगा अगर ने का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल और भविष्यत काल। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है तो वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होगा, वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। आई बात समझ में, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जब हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिया के अगले प्रकार में, और वो है आपका संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करें तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार वो कौन कौन से हैं। पहला हमने देखा क्या, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरा हमने देखा था क्या, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है नाम धातु क्रिया।
नाम धातु क्रिया, और पांचवा है आपका कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। उसकी मैं बताऊंगा अभी जरूरत क्यों, क्योंकि प्रयोग के आधार पर इन पांचों के अलावा एक तो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, एक है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और एक है आपका सजातीय क्रिया। ठीक है, तो ये प्रयोग के आधार पर 6, 7, 8 प्रकार प्रयोग के आधार पे, अगर संरचना के आधार पर केवल 5, प्रयोग के आधार पर ये सारे के सारे 8 प्रकार हमको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य क्रिया की, सामान्य क्रिया क्या है? जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। वे ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्ता हो और एक कर्ता और एक क्रिया। अब ये सकर्मक भी हो सकता है, ये अकर्मक भी हो सकता है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए। ऐसे वाक्य हमको सामान्य क्रिया के वाक्य कहलाएंगे। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक में कर्म है, एक में कर्म नहीं भी है, पर क्रिया एक ही है। मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमने पढ़ता है देखा, तो यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया जब हो तो ऐसे वाक्य को हम सामान्य क्रिया के वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन पढ़ता है, बात एक ही है, बस हमने देखा कि क्रिया कितनी है, पढ़ता है केवल एक क्रिया है। ठीक है, दूसरा संयुक्त क्रिया, जब एक ही काम को करने के लिए दो क्रियाओं की आवश्यकता हो। जब एक ही काम को करने के लिए या एक ही कार्य को बताने के लिए दो क्रियाओं की आवश्यकता हो, दो क्रियाओं की आवश्यकता हो, दो क्रिया, एक कर्म दो क्रिया या एक कर्ता दो क्रिया, जब एक ही कार्य को करने के लिए दो क्रियाओं की हमको आवश्यकता पड़े, या एक कर्ता दो क्रिया हो, एक कर्ता हो और दो क्रिया हो, तो उसे बोला जाएगा कैसा? संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन ने अपना पाठ पढ़ लिया, मैंने क्या बोला? मोहन ने पाठ पढ़ लिया। ठीक है, वह चला गया, वह चला गया। चलना और ये गया मतलब जाना गया। ठीक है, मोहन ने पाठ पढ़ लिया, पढ़ना लेना, तो दो क्रिया एक कर्ता, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया के वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, एक कार्य दो क्रियापद जहां पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल कह रहा हूं, वह रो पड़ा, वह रो पड़ा। ठीक है, तो एक क्या है आपका? इसमें एक आपका कार्य हो रहा है और दो क्रियापदों की उसके लिए आवश्यकता हो रही है। एक कार्य के लिए दो क्रियापद जब जरूरत पड़े, एक कार्य के लिए दो क्रियापदों की जब जरूरत पड़े, तो वहां पर आ जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया नाम से पता चल रहा है कि जब किसी कार्य को, या यूं कह लीजिए दो कार्य दो क्रिया, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में हम कैसे समझ सकते हैं इसको कि एक क्रियापद समाप्त होने के पश्चात या एक क्रिया समाप्त होने के पश्चात जब दूसरी क्रिया के बारे में बताया जाए, जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो जब दो कार्य की वहां पर हमको दो कार्यों का बोध हो और उसके लिए दो क्रियापदों का वहां पर क्या हो? प्रयोग किया गया हो, और उसमें से जो पहला कार्य है वो पहला कार्य या पहली क्रिया जो है हमारी क्या हो चुकी हो? समाप्त हो गई हो, और इस क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो और वह चलती रहे। वो समाप्त हो या ना हो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि पहली वाली क्रिया जो है वो
हो चुकी है। तो ऐसे वाक्य हमको पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य कहलाएंगे। जैसे मैं खाना खाकर सो रहा हूं, अभी रहा हूं बोल रहा हूं, मैं सोया नहीं हूं। ये दूसरी सोने वाली क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन पहले क्रिया जो हुई है खाना खाने की वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो मैं खाना खाकर सो रहा हूं, तो खाना खाकर मतलब पहले वाली जो खाना खाने की क्रिया है, खाने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, मतलब पूर्ण हो चुकी है। तो इसलिए इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब एक कर्ता दूसरे कर्ता से कार्य करवाए, तो दूसरा जो कर्ता जो कार्य कर रहा है वो कार्य करवाने वाला, एक कर्ता तो है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, और एक कर्ता है कार्य करवाने वाला, कार्य करवाने वाला। तो पहला कर्ता है कार्य करवाने वाला, दूसरा कर्ता है कार्य करने वाला। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हम देखते हैं कि जब क्या हो, कर्ता, वाक्य का जो कर्ता है वो स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए। जैसे सास ने बहू से खाना बनवाया, सास ने बहू से खाना बनवाया, हमने ये देखा। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा इस वाक्य में कि एक कर्ता दूसरा कर्ता, आई बात समझ में? खाना बनाने का काम कर कौन रहा है? बहू। करवा कौन रहा है? सास। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए, तो जो वाक्य का कर्ता है जो स्वयं कार्य नहीं करता है उसको हम बोलेंगे प्रेरणा देने वाला। ठीक है, और जो दूसरा है, यहां पर जो दूसरा करता है उसको हम बोलेंगे कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। और ये बनवाना हो जाएगा आपका क्या? बनवाना यहां पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए तो वहां पर हमको प्रेरणार्थक क्रिया देखने को मिलती है। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई, पूजा करने वाला कौन है? पंडित जी है। पूजा करवाने वाले कौन है? हम। ठीक है, तो वाक्य का कर्ता जब स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो ऐसी क्रियाएं हमेशा क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया क्या होती है? देखिए, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, हमको पता है हिंदी में जो क्रिया शब्द होते हैं वो धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाएंगे। तो धातु में जब ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे क्या? उनको हम बोलेंगे क्रिया शब्द। आई बात समझ में? और ऐसी क्रियाएं जो ना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाएं उन सबको बोला जाएगा, क्या? नाम धातु क्रिया। अर्थात ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? आपके नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। अब जो धातु होते हैं, ये जो ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, ये ना प्रत्यय किस प्रकार के शब्दों में? या तो वो संज्ञा शब्द हो, या सर्वनाम शब्द हो, या विशेषण शब्द हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? नाम धातु क्रिया। नाम धातु बोल रहे हैं ना, नाम किसके होते हैं? या तो संज्ञा सर्वनाम हो सकता है या फिर विशेषण हो सकता है। यही तो नाम है, ये नाम ही तो है, नाम ही तो है ये तीनों। इसीलिए इसके आधार पर बनाए हुए क्रिया शब्दों को हमने नाम धातु क्रिया कह दिया। जैसे अगर हम कह सकते हैं क्या? हाथ हथियाना, लात लतियाना, है ना, चमक चमकाना या चमकना, है ना। तो ये इस तरीके से ये शब्द क्या हो जाएंगे? आपके नाम धातु क्रिया के शब्द हो जाएंगे, है ना।
और कृदंत क्रिया ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए शब्दों के अलावा जो अन्य क्रियापद होंगे या क्रिया शब्द होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके कृदंत क्रिया कहलाएंगे। जैसे कृदंत क्रिया कहलाएंगे, जैसे दौड़ना, है ना, चलना, हंसना, ये सब ये शब्द क्या कहलाएंगे, आपके ना प्रत्यय जोड़ने के अलावा बनाए गए जितने भी शब्द होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, क्रिया। अर्थात यूं कह सकते हैं कि क्रिया शब्दों में या यूं कह लीजिए कि क्रिया शब्दों के प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया। ठीक, नाम धातु क्रिया क्या है, धातु में नाक प्रत्यय जोड़कर बनाने वाली क्रिया। धातु रूप में कौन कौन से आ जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह। तो इनमें अगर ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाए तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाएगा। और यदि क्रिया में ही प्रत्यय जोड़कर, क्रिया शब्दों में ही प्रत्यय जोड़कर अगर कोई नया शब्द बनाया जाए तो उससे बनी हुई क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ भी क्या है, एक क्रिया है, इसमें ताप प्रत्यय लगाओ तो दौड़ता। भाग, ये भी क्या है, क्रिया है, भाग, इसमें हम ताप प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागता, है ना। चल, ये अपने आप में क्रिया है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, चल। अर्थात क्रिया शब्दों में ही प्रत्यय लगाकर बनी हुई क्रिया को हम कृदंत क्रिया कहेंगे। संज्ञा सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनी हुई क्रिया शब्दों को हम नाम धातु क्रिया करेंगे। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है। ठीक, तो ये नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया में आपने आई होप कि अंतर समझा होगा। ठीक है, अगला हम आते हैं क्रिया के आखिरी दो प्रकारों में और उनको हम बोलते हैं सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया काफ़ी आपने सबने सुना है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये क्रिया के काल का बोध कराती है, क्रिया के काल का बोध कराती है। क्रिया के काल का बोध कराने वाले, जैसे सहायक क्रिया में राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ता था। तो यहाँ पर था, थी, ये क्या है, या ता है, ती है, ते है, या गागेगी, ये शब्द क्या है, सहायक, ये पद क्या कहलाएंगे, आपके सहायक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, अर्थात जिससे क्रिया के काल का बोध हो, क्रिया के होने के समय या काल का बोध हो, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि काल को डिटरमाइन, उसके टेंस को, उसके टाइम को डिटरमाइन करने वाली क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती। सजातीय क्रिया, जहाँ पर कर्म और क्रियापद एक जैसे पदों से मिलकर के बने हों। ठीक है, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ना से ही लड़ाई और लड़ी, ये भी एक, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सजाती है, कर्म और क्रिया क्या है, एक जैसे पदों से मिलकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोल देंगे, सजातीय क्रिया। जैसे राम ने गीत गाया या राम ने गाना गाया। ठीक है, तो यहाँ पर गाना गाया, ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों सजातीय क्रिया में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसने चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, गाना गाया, खाना खाया, पानी पिया, है ना। तो इस तरीके से जो शब्द आएंगे आपके, वो सजातीय क्रिया के अंतर्गत शामिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण रूप से हमने क्रिया के सभी प्रकारों को यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद, एक कर्मक और बहुकर्मक। फिर हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो 8 प्रकार, संरचना के आधार पर देखेंगे तो 5 प्रकार, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया। और प्रयोग के आधार पर देखें तो इन 5 के अलावा सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया को भी मिला दें तो टोटल 8 प्रकार के जो है ये क्रिया के प्रकार होंगे, वो प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार के अंतर्गत शामिल कर दिए जाते हैं। अब एक अन्य प्रकार अगर हम देखें तो क्रिया काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर। अब काल के आधार पर क्रिया के भेद अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया एवं भविष्यत्कालिक क्रिया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्रिया के भेद हमको देखने को मिलते हैं, वर्तमानकालिक, भूतकालिक और
भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, ये क्या है? ये सब हम जब हम काल पढ़ेंगे तो उसमें आप जितने भी उदाहरण काल के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल के देखेंगे, उन सभी को हम उसके आधार पर देख सकते हैं कि वर्तमान काल के सभी उदाहरण क्रिया के, वर्तमानकालिक क्रिया के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, भूतकालिक के उदाहरण और भविष्यकाल के। तो वहाँ पर जब हम काल पढ़ेंगे तो काल के उदाहरण में हम देखेंगे, तो वहाँ पर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक कैटेगराइजेशन अगर हम देखें तो क्रिया के कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो हम उस आधार के लिए इसको देख सकते हैं अदरवाइज। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।